नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर, जो लालू प्रसाद जी के द्वारा अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर करने के बाद गर्म हो गई है। जी हाँ, तरह-तरह की चर्चाओं का दौर जारी है और इस बीच चर्चा ये भी आ रही है कि तेज प्रताप यादव, जिन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उसके बाद अपनी वो एक नई पार्टी बना सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि तेज प्रताप के विरोध में और तेज प्रताप के समर्थन दोनों में जो है वो लोग सामने आ गए हैं और इस मामले पर बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरजू साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, नमस्कार। आरजू भाई, जो भी कुछ कल से हुआ उसे तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। जिस तरह से उनका पोस्ट आया, फिर डिलीट हुआ, फिर उसके बाद वो इतनी ही देर में वायरल हो गया और उसके बाद तमाम तरह के सवाल और जवाब होने लगे। फिर लालू प्रसाद जी ने जो उनको पार्टी से उनके ऊपर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, परिवार से भी बाहर किया, एक लंबा-चौड़ा पोस्ट भी लिखा एक्स पर। तो इस पूरे मामले को आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? जरा इसके बारे में देखिए, बताइए कि पटना पटना में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का एक-एक कार्यकर्ता जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं और ये पहली कार्रवाई नहीं है। अगर इससे पहले अगर हम जाएं और अगर अतीत को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो दोनों साले थे, उनको भी निष्कासित किया गया और परिवार से भी दूर किया गया, जिनसे आज तक रिश्ता नहीं है। आज तक उनका निष्कासन बरकरार है और पता नहीं कितने कार्यकर्ता जो अनुशासन से बाहर गए, जो राष्ट्रीय जनता दल के संविधान से जो बाहर गए, उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हुई है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने तो एक देश में उदाहरण पेश किया है, एक नजीर बनाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और अनुशासन से ऊपर कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो अपने आप में जो सत्ता पक्ष के अंदर जो परेशानी है, जो बौखलाहट है, इसी बात को लेके हुए कि जिसको कल तक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते थे, प्राइवेट पार्टी कहते थे, आज उनके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने बेटे को निष्कासित कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इतिहास है और इसको याद रखा जाएगा। पता नहीं कितने वर्षों तक इसको, जब भी बातें होंगी पार्टी के संविधान को, तो याद रखी जाएगी। जहां तक रही बात, सत्ता पक्ष के लोग निजी निजी हमले कर रहे हैं। ये हर चीज में बेशर्म और बेहुदा जो है राजनीति करते हैं और हर चीजों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि अगर इतना ही अगर आप घिरे हुए हैं तो डिस्कशन अगर करना है तो आइए यशोदाबेन पे कर लिया जाए, स्मृति ईरानी पे कर लिया जाए, कंगना रनावत पे कर लिया जाए, मनोज तिवारी पे कर लिया जाए प्रज्ञा साध्वी ठाकुर के ऊपर, और पता नहीं कितने और भी दो दर्जन से ज्यादा मेरे ऊपर नाम है। तो आप इतने, मतलब किसी के पारिवारिक जीवन में दखल देते हैं, किसी के बहू को, किसी के बेटी को, किसी के दामाद को, किसी के बेटा को आप जो है अपमानित करने का काम करते हैं सत्ता पक्ष वाले लोग। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के इस कदम के बाद उनकी देश में सराहना हो रही है। बिहार के लोग उनके अनुशासन की सराहना कर रहे हैं और मैं फिर से उनकी जो ट्विटर पे जो उन्होंने पोस्ट किया, उसको मैं फिर से लगता है कि पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। हुँ। और आप माननीय विधायक हैं आज के वक्त में और पूर्व के मंत्री हैं। आपका जीवन सार्वजनिक जीवन है। आप निजी जीवन में कुछ भी करते हैं, आप एडल्ट हैं, आप बड़े हो चुके हैं। आप करिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, जब आपका बैकग्राउंड एक मंत्री का है और आज के माननीय विधायक है, तो ऐसी बातों पे आप राष्ट्रीय जनता दल के जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारे संघर्षों को कमजोर करता है। और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इतना क्लियरिटी के साथ उन्होंने लिखा है। उसके बाद भी अगर आज सवाल अगर उठते हैं, तो ये सत्ता पक्ष की बौखलाहट नहीं तो क्या है? सर, इसमें 2 बातें हैं आपकी बातों में, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नंबर 1 कि जी। तेज प्रताप यादव ठीक है, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सब कुछ है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन भी होता है। अगर मान लीजिए सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपने प्यार का इज़हार कर दिया,
या ये बताया लोगों को कि वो किसी के साथ पिछले कई सालों से या 12 सालों से रिलेशनशिप में है, तो उसमें गलत क्या है? और दूसरी बात कि जो सत्ता पक्ष की आप बात कर रहे हैं, वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है कि ये टाइमिंग इस समय ऐसा है कि जिसकी वजह से लालू जी को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। तो ये मेरी देखिए, 2 बातों का आपके पास क्या जवाब है? मैं सबका जवाब दूंगा। एक एक करके राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जाना जाता है, अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। ये सब राजनीतिक गिद्ध हैं, सत्ता पक्ष के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको तो शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर मैं डिस्कशन करूं तो अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के उनका भारतीय जनता पार्टी का एक नेता क्या कर रहा था? जानवरों की तरह संभोग कर रहा था। ऐसे लोगों पे अगर मैं चर्चा करूं तो ये चर्चा का स्तर कहां चला जाएगा? और ऐसे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, टाइमिंग हमारी बताते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वास्तव में राजनीतिक गिद्ध हैं। दूसरी बात, आप कुछ भी, मैं उसी सवाल पे आऊंगा कि आप एक पूर्व मंत्री और अभी के जिम्मेदार, आप माननीय विधायक हैं। आपका जीवन सार्वजनिक मंच पे है, साझा नहीं किया जाता है। आप राजनीति अपने मतलब प्राइवेट जिंदगी में आप कुछ भी करें, आप एडल्ट है, ये आपका हक बनता है, आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हमारे सामाजिक संघर्ष और संस्कृति को कमजोर करता है, और यही हवाला देके उनको निष्कासित कर दिया गया है। और ये नजीर पेश किया गया है पूरे देश में, और एक उदाहरण बताया गया है। और ऐसा चीज राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में है, और संविधान का पालन करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसको किया है। तो सर ये बताइए कि अब इस पे जो है कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया, जैसे पप्पू यादव उनके समर्थन में आए हैं, तेज प्रताप यादव के समर्थन में आए हैं। लेकिन वहीं पर तेज प्रताप के मामा जी साधु यादव, जिनका जिक्र आपने अभी किया कि उनको भी पार्टी से निष्कासित किया गया था, उनका आरोप यह है, वो तमाम तरह के चैनलों पर जाकर आरोप लगा रहे हैं कि साहब तेज प्रताप यादव तो शुरू से ही ऐसे थे, इनके कई लोगों से संबंध थे, ये थे वो थे। तो वो जो इस तरह से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी को या लालू यादव जी के परिवार को, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये कोई नई चीज थोड़ी कर रहे हैं। ये हुँ, वो कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, पप्पू यादव चाहे फिर वो उनके खुद अपने मामा जी। ये हुँ, चीजें बहुत दिनों से चल रही है। जब आंतरिक मामले में जब कलह होती है और एक दूसरे के ऊपर जब ब्लेम गेम करने के अलावा इन लोगों को आता क्या है? पप्पू यादव जी को क्या है? पप्पू यादव जी तो ये हालत उनको हो गई है कि कहीं भी जाके मंच पे घुस के, किसी का भी मंच हो, उस पे नेता बनने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने फिलहाल में देखा, कांग्रेस की किस तरीके से कांग्रेस को 100 सीट कभी दिला रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि इतनी सीटों पे लड़ना चाहिए, इतनी सीट मानना चाहिए। कांग्रेस उनको जो है घास भी नहीं डाल रही है। तो अब मुझे पप्पू यादव के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत है। मामा की जहां तक बात है, मैंने वो निष्कासन का बात किया कि जब निष्कासन हुई, सालों पहले हुई थी, उसके बाद भी उनको नहीं लिया गया, पारिवारिक भी दूरियां हैं। तो यही तो है राष्ट्रीय जनता दल का संविधान। और हम राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के ऊपर चलते हैं, और संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई पुत्र नहीं होता है। यही तो खूबसूरती है राष्ट्रीय जनता दल के अनुशासन की और राष्ट्रीय जनता दल के संविधान की। उसी का तो हम हवाला दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर इफ बट अगर होते रहेगा, तो ये उनकी अपनी जो है आजादी है, बोलने की आजादी है, लोकतांत्रिक आजादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर इसमें अब एक चर्चा और आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि उठ रही है, वो ये कि पार्टी और परिवार से बाहर निकलने के बाद या निष्कासित होने के बाद माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव जी जो है, वो एक नया मोर्चा बना सकते हैं या फिर नई पार्टी बना सकते हैं। तो अगर वो ये ऐसा सब करते हैं, एक बार कोशिश कर भी चुके हैं वो पहले एक बार, मेरे ख्याल से 2019 में शायद उन्होंने किया था। तो ये क्या आपकी पार्टी को आने वाले चुनाव नजदीक हैं तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको अनूप जी ये बता दूं कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, कि आने वाले वक्त में 4 महीने 6 महीने के बाद क्या हो गए उसकी बातें मैं आज कर लूं। इसलिए हम्म, मैं कहता हूं कि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। हम्म। हाँ, लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता ही ये तय करेगी कि वो क्या करेगी। तो सर अब चुनाव जो है 4 महीने बचे हुए हैं। ठीक, जी। बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चली है, आपको तो पता ही है। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट हुआ और एक तरह से आपकी पार्टी की छवि पे लगातार हमला किया जा रहा है, सत्तारूढ़ दल हो या जो भी आपका प्रतिद्वंदी है, तो इससे जो चुनाव है उस चुनाव में आपको कितना, आपकी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इसका जो है नुकसान भी हो सकता है पार्टी को आने वाले चुनाव में? देखिए, अब लगातार 20 सालों से ये परसेप्शन फैलाया जाता है जंगल राज कह के,
और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन सत्ता पक्ष कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पिछलग्गू पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी झोला ढो रही है, जनता दल यूनाइटेड, जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसने लोकतंत्र का अपमान किया है। और तीसरे नंबर की पार्टी वाले मुख्यमंत्री लगातार इधर उधर होके बनते रहते हैं। तो मैं तो फिर से यही कह सकता हूं ना कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता चुनेगी। हमको अब 14 करोड़ बिहार वासियों ने आशीर्वाद दिया है। अगर एक बार के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो लगातार लार्जेस्ट पार्टी हमको बनाई है, और अभी मौजूदा वक्त में लीडर ऑफ अपोजिशन है बड़ी पार्टी के अलावा तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो हम तो जनता का सम्मान करते हैं, जनता हमारा सम्मान करता है। जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सीएम मानती है, सीएम चेहरा मानती है, जो पिछली बार जो 12,000 वोटों के मार्जिन से जो गलत काम करके प्रशासनिक हथकंडा अपना के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको यही जनता डस्टबिन में उठा के फेंकने का काम करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाएगी। इनके परसेप्शन फैलाने से, जिस तरीके से 20 सालों से ये परसेप्शन फैला रहे हैं, अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते हैं कि आप किस चीजों में, किस सूचकांक में, देश में किस राज्य से आगे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हम करते हैं। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, क्राइम पे हम बात करते हैं 2005 से 2024 तक का डेटा जो कि अवेलेबल है, उस पे बात कर लीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट पे बात कर लीजिए। प्रति व्यक्ति निवेश की बात कर लीजिए। अरे बिहार में निवेश की बात कर लीजिए, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की बात कर लीजिए, ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात कर लीजिए, इन्वायरमेंटल इंडेक्स की बात कर लीजिए, लिटरेसी की बात कर लीजिए। साक्षरता दर सबसे कम है। 63,000 करोड़ जो आपने जो बजट पेश किया है, इंटरमीडिएट में 100 में सिर्फ 9 बच्चे पास आउट करते हैं। तो ये जो आप कबाड़ा कर रहे हैं, जो हमारे वक्त में 5-5 यूनिवर्सिटीज मिली, उसका क्या आपने किया? और आज जो मतलब जो ई श्रम पे जो पोर्टल पे जो लिख के लोग जाते हैं, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, उस डेटा के हिसाब से तो 3 करोड़ लोग आज भी हर साल पलायन करते हैं बिहार से 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। आप इंटरमीडिएट में जो बच्चा 12 से 13 लाख हर साल एग्जाम देके पास आउट करता है, ग्रेजुएशन करने के लिए सिर्फ उसके पास 6 लाख सीटें हैं, वो पलायन करता है शिक्षा के लिए, पलायन करता है मजदूर 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। हम इस पे बात करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग क्या लेकिन करते हैं, लेकिन इसका आरजू भाई जवाब नहीं आप देते हैं। इसका आरजू जवाब भाई नहीं आपकी देते हैं। बात सर सही सर है। छोटा सा हम्म, जवाब नहीं देते हाँ हैं, बोलिए। और इसी तरह से हमारे पारिवारिक जीवन में, किसी के पारिवारिक जीवन में घुस के उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। तो मतलब आप मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का आपकी चुनावी रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनावी परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ में बैठे हुए दलों के ऊपर। ये जो उन्होंने, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके का काम किया, जिस तरीके का देश में उदाहरण पेश किया है, उनके सत्ता पक्ष के अंदर बौखलाहट है, बेचैनी है, और इसके वजह से वो उलूल जाए और जुलूल किसी के प्राइवेट जिंदगी के ऊपर बयान दे रहे हैं। चलिए आरके साहब, आपने इस बारे में हमसे बातचीत की और अपनी पार्टी का पक्ष रखा, अपनी पार्टी सुप्रीमो का पक्ष रखा, और बड़ा ही आप मतलब आपने सराहनीय काम किया है, क्योंकि इसके पहले मैंने कई लोगों से बातचीत की तो लोग इस बारे में बात करने से बच रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल साफ साफ और बड़े ही संतुलित तरीके से अपनी पार्टी और सुप्रीमो का पक्ष रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।